अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सत्तर। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जो बहरान है वो कोई नई बात नहीं है, मगर इस बहरानी सियासत का जो दर्जा हरारत है वो अपने अरूज पर जाता दिखाई दे रहा है इस वक्त दोनों जमातों की तरफ से दिए जाने वाले बयानात से ये साफ जाहिर है कि सियासत में जज्बातियत का रंग जो है इस वक्त गालिब आ गया है, बहुत ही नुमाया है। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ देर कबल तक सुनते रहे ज़ईम कादी साहब जो फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब के जो कारकुनान हैं वो क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। रायविंड मार्च के हवाले से नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में टकराव का खदशा भी पैदा हो रहा है। इमरान खान साहब नून लीगी कारकुनों को गुल्लू, जबकि नून लीगी जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उल्लू कहकर पुकारे। इस तरह की सियासत हो रही है। अब एक तरफ इमरान खान साहब हैं जिन्होंने पनामा लीक्स में शरीफ खानदान के करप्शन के हवाले से होने वाले इंकिशाफात के हवाले से तहकीकात के लिए हुकूमत को अपने टर्म्स पर लाने के लिए एक ऐलान किया है कि 30 सितंबर को रायविंड मार्च होगा, और अगर पुलिस ने उन्होंने ये कहा कि कोई मुदाखलत की या फिर हुकूमत ने कोई भी सियासी हरबा इस्तेमाल किया और उन्हें रोकने की कोशिश, तो ठुकाई करेंगे। इसके लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बल्ला बरदार फोर्स भी सामने आ गई है। जी हाँ, एक डंडा बरदार फोर्स और दूसरी तरफ बल्ला बरदार फोर्स। अब इस बारे में इमरान खान साहब का जो लबो लहजा है वो कैसा है, उनका एतमाद कैसा है, पहले ये सुन लीजिए फिर आगे बात करते हैं। 30 तारीख को मैं सारों को दावत दे रहा हूं कि 30 तारीख को आपने रायविंड पहुंचना है। रायविंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैंने देखा कि ये मस्टंडे कोई डंड निकाल रहा है, किसी ने डंडे पकड़े हुए हैं, बड़ा डराने की कोशिश कर रहे थे। जब लाहौर में मैं जिमखाना के लिए क्रिकेट खेलता था, मैच से पहले एक खास लाहौर के रंगबाज हुआ करते थे। मैच से पहले बड़ी बड़ी बड़के लगाते थे। तो जब मैच शुरू होता था और मुकाबला जब सख्त होता था, सबसे पहले ये रंगबाज दुम दबा के भागते थे। जनरल मुशर्रफ ने 2008 में जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया और धक्के मार के नवाज शरीफ ने उसको वापस जद्दे भिजवाया, किधर थे ये रंगबाज? जी, हमेशा की तरह इमरान खान जो है उनकी एग्रेसिव स्ट्रेटजी आपने सुना वो क्या कह रहे थे। अब इसके रिएक्शन में आबिद शेर अली साहब जो है उन्होंने खुद डंडा उठा लिया। उन्होंने ये कहा कि अपने कायद के घर की हिफाजत करना वो जानते हैं। उस पर उनका क्या कहना था, जरा ये भी सुन लीजिएगा। मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि आप सोच समझ के बात करें। आप कह तो रहे हैं कि जलसा करूँगा, लेकिन कोई रुख उधर हुआ, कोई मार कुटाई हुई, तो उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी की दफात होंगी, इस जैसे शख्स को फिर पकड़ के जेल के अंदर फेंकना होगा। इसकी सियासत रायविंड की नहर के अंदर डूब कर बह जाएगी। वो तो मेरे वालिद साहब का भी है, चाचा शेरू डंडा फेरू। तो डंडा तो हमारा एक निशान है, सिंबल है। हम अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। फिर ईंट का जवाब फिर डबल पत्थरों से दिया जाए। जी हाँ, और मुस्लिम लीग नून के ज़ईम कादी साहब भी कुछ फरमाते हैं। वो कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ को 25 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं, अपना रूट वो तब्दील कर ले, वरना किसी भी कुर्बानी से वो दरेक नहीं करेंगे। इनकी बात भी जरा सुन लीजिएगा। हम आपको 25 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। ये 24 को तैयारी कर रहे हैं ना, कर ले तैयारी। 25 तारीख तक अगर खान साहब आपने अपने 30 तारीख के जलसे के रूट और उसकी जगह का दुरुस्त ऐलान न किया, और अगर आपने हमारी इस अर्ज को ठुकरा दिया, तो हम बस। जी, यहाँ पर अब सवालात ये पैदा होते हैं कि इमरान खान साहब का रायविंड मार्च जो है वो तहरीक इंसाफ और नून लीगी कारकुनों और पुलिस का कोई अखाड़ा बनकर रह जाएगा, या फिर जो नून लीग के अरकान है उनका ये रिएक्शनरी बयानात है, यानी कि महज तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये डराने के लिए सब किया जा रहा है। 30 सितंबर को तहरीक इंसाफ जो है वो शो करने की उसको मुकम्मल इजाज़त मिल जाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ज़्यादा स्ट्रेंथ शो नहीं कर पाती तो फिर
اس کے نتائج کیا ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اگر شرپسند عناصر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا کر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, اس صورتحال میں سچویشن کس طرف جائے گی. کیا واقعی خان صاحب جو ہے انصاف لیے بغیر رائے ون سے واپس نہیں آئیں گے؟ نیکسٹ اسٹریٹجی ان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے چیچا وطنی, جہاں پر آج ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت کم ہے, مگر کون جیت رہا ہے, کس کو شکست ہو رہی ہے, یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ آج اس اہم موضوع پر, یہ بدلتے ہوئے سیاسی ماحول کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہے میاں جاوید لطیف صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, اندلیب عباس, رہنما پاکستان تحریک انصاف, قمر زمان قائرہ صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. قائرہ صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ذرا یہ اس وقت آپ سن رہے ہیں کس طرح کے بیانات پی ٹی آئی کی جانب سے آتے ہیں, پھر نون لیگ کی طرف سے آتے ہیں. زعیم قادری صاحب 25 تاریخ کو کہہ رہے ہیں بس وہ ڈیٹ اس کے بعد ہم بتائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تصادم ہوگا؟ اور بیسک کوشچن یہاں پہ یہ کہ حکومت پھر کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ وفاق میں حکومت ہے نون لیگ کی, صوبے میں حکومت ہے نون لیگ کی پنجاب میں, اس کے بعد ان کو اس طرح کے غیر جمہوری اقدام یعنی ڈنڈا بردار فورس قیام کرنا, یہ سب کیا نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں؟ ان کو نہیں معلوم؟ ان کی معلومات کے بغیر یہ کام ہو رہے ہیں سارے؟ جی شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت موجودہ ٹینشن بنی ہوئی ہے یا مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ڈنڈا اور بلہ بردار فورسز جو ہیں یہ ہمنے سامنے آنے جا رہی ہیں, یہ مستقبل کا اسلوب سیاست ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے. اس لیے جب اقتدار میں ہوتی ہے اور ریاستی مشنری اس کے پاس ہوتی ہے تو مسلم لیگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ چیزوں کو دبا دینے کی پالیسی کار کرتی ہے. مثلاً تصادم کی پالیسی سے ہمیشہ مسلم لیگ کو فائدہ ہوا, ملک کا بھلے نقصان ہوا, اداروں کا بھلے نقصان ہوا. فوج کے چیف کو ہٹایا گیا, جنرل جہانگیر کرامت کو, دوسرے جرنیل کو ہٹایا, جنرل مشرف کو, ٹھیک ہے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا لیکن ہٹا دیا گیا. ایک چیف جسٹس کے اوپر حملہ کر دیا گیا, اس کی عدالت کو بلڈوز کر دیا گیا, سپریم کورٹ کی پھر دی گئی, ججوں کو اٹھ کے بھاگنا پڑا, کچھ نہیں ہوا, اور اس سے مسلم ہوئی. اس کے بعد مسلم لیگ نے ایک وتیرہ بنا لیا جی ان کے گھر میاں صاحب کے گھر نہیں جانا, وہ میاں صاحب کا گھر نہیں ہے, وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے. اور اگر یہ کسی کے گھر جا کے وہاں جلسہ کرنا غلط ہے تو میاں نواز شریف, فاروق لغاری, دی دین پریزیڈنٹ کے گھر چوٹی زیریں گئے تھے. ڈی جی خان کیا کرنے گئے تھے؟ ان کے بندے جب جلوس نکال رہے تھے, ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹر ہماری گورنمنٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف, تو وہ جا کے وابدہ کے دفاتر چلا رہے تھے, لوگوں کے گھروں پہ حملے کر رہے تھے. ریاض فتح کے گھر پہ حملہ ہوا, خانواز میں ایم این اے کے گھر پہ حملہ ہوا, ہمارے ایم پی ایز کے گھروں پہ حملے ہوئے. وہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے اوپر تو کسی نے کچھ نہیں کیا. آج آپ کو آ گیا کہ جناب یہ غلط ہونا ہے. مسلم لیگ نے ایک اور وتیرہ بھی اختیار کیا کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے احتساب بیورو کے ذریعے ایک بنایا ہے, احتساب بیورو کا, جس میں سیف الرحمان کو بٹھایا, اور شہباز شریف صاحب کے ذریعے انہوں نے نہ صرف عدالتوں کو انفلوئنس کیا بلکہ وہ عدالتوں سے سزائیں دلوا دی بی بی شہید اور بھٹو اپنے آصف زرداری صاحب کو. لیکن جب وہ کیسٹیں پکڑی گئیں تو سپریم کورٹ نے ججوں کو گھر بھیجا, فیصلے ختم کیے. یہ تصادم اور دبا دینا ان کی پالیسی کا حصہ ہے. طاہر القادری صاحب کو چلنے نہیں دیں گے, کوئی قصور نہیں تھا, کوئی ایجیٹیشن نہیں تھی, کوئی وہاں کسی کی لائف اینڈ پراپرٹی ایٹ اسٹیک نہیں تھی. بے گناہ لوگوں کو گولیاں مار دیں, 14 لوگ شہید ہو گئے, 80 لوگوں کو گولیاں لگی, کچھ نہیں ہوا. گلو بٹ بندوقیں اٹھائے اور ڈنڈے اٹھائے جا کے گاڑیاں توڑ رہے ہیں, ان کو چند دن پتر کے اندر رکھا, خدا حافظ. سو یہ پالیسی اپنے مخالفوں کے خلاف جیلی پرچے درج کراؤ, ان کو رینجرز کے ذریعے اٹھواؤ, ان کے اوپر تشدد کرو, ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرو. یہ ان کا وتیرہ ہے, اس سے مسلم لیگ بینیفیشری ہے اس کی. لہٰذا یہ اسی پالیسی کے تحت اب پھر انہوں نے, ان کے کارکنوں نے جو کچھ ڈنڈے دکھانے شروع کیے ہیں اور گنڈاسے اٹھا کے پھر رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہے, یہ صرف دکھانے کی باتیں نہیں ہیں. آپ اوپنلی وائلنس کو الاؤ کر رہے ہیں, اور ہمیں پتا ہے, ہمیں بہت خوبی سے پتا ہے کہ ان کے اندر سکت نہیں ہے. فاروق لغاری صاحب کا بھی سب کو یاد ہی ہے, ان کے گھر پہ جیسا سے حملہ کیا. اور بات یہ کہ قاضی حسین احمد مرحوم صاحب نے بھی, میں بات کرنا چاہتا ہوں, ایک منٹ رکیے ذرا. جی جی, یہ وہی مسلم لیگی ہیں
बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा हमारी बहन है, बड़ी इज्जत है उनकी, एहतराम है उनका। जब मियां साहब की हुकूमत का खात्मा करके उनको जेल में रखा गया तो वो अपने खामद की रिहाई और अपनी जमात के लिए बाहर निकली। उनकी गाड़ी को लाहौर शहर में, लाहौर शहर जिसको कहते हैं हमारा गढ़ है, लाहौर शहर के दिल माल रोड में उनकी गाड़ी को इंतहाई बड़ी बदतमीजी के साथ, इंतहाई जिल्लत करते हुए उनकी गाड़ी को क्रेन के जरिए उठा के घंटों वहां हवा में मुअल्लक रखा गया। किसी एक इन मुस्लिम लीगी का सर फटा होता तो फिर भी मैं कहता ये बड़े कमाल के लोग हैं, ये पता नहीं लड़ मरेंगे। आज पता है कि हुकूमत है, पीछे से बल्ले बल्ले है, शाबाश है, इनके एमपीएस कमर जमान का साहब यही सवाल किया जाता है नून लीग से, जब नवाज शरीफ साहब किला अटक में थे तब ये कहाँ थे कारकुनान, ये डंडा बरदार फोर्स किधर थी? और काजी हुसैन अहमद की जो मैंने बात भी अड्डा रोड पे किया एहतजाज वहां पर उन्होंने, वहां पर, और वो भी एक वक्त था, वो भी एक काम हुआ था। हमारे साथ यहाँ पे जावेद लतीफ साहब मौजूद है, जरा उनसे भी बात करते हैं। कमर जमान का साहब आपकी जानिब अभी वापस आएंगे। जावेद लतीफ साहब, अभी मेरे सवाल उनसे भी ये किया था, आप अभी आपने हमें ज्वाइन किया कि हुकूमत वफाक में भी मौजूद है, सूबे में भी नून लीग की हुकूमत मौजूद है, और उसके बाद फिर एक आईनी और जमहूरी तरीके भी मौजूद है। तो क्या इस कदर कमजोर होगी हुकूमत की रिट कि अब आपको डंडा बरदार फोर्सेस तैयार करनी पड़ी है, गैर जमहूरी तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं, जिससे कोई तसादम अगर खुदा न खास्ता हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर सियासत किस रुख चली जाएगी और क्या हालात होंगे, किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी? बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और जो सवाल मुझे करना था वो आपने खुद किया है कि कहाँ हैं अदारे, कहाँ आप एहतजाज कर रहे हैं। मैं यही अर्ज करने लगा हूँ ना कि अगर भाई आप एहतसाब की बात करते हो तो आप पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो सेनेट में एक बिल लेकर गए हुए हैं, हम भी कौमी असम्बली में बिल लेकर गए हैं, इलेक्शन कमीशन में आपकी पिटीशन चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में आप गए हुए हैं। आप अदारों पर एतमाद क्यों नहीं करना सीखते? आप पहले अदारों को देख लें। जहां तक एहतजाज का तल्लक है तो भाई आप एक सियासी जमात से एक प्रेशर ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब होगा? जो तहरीक इंसाफ है 2013 को तो एक सियासी जमात थी, एक सियासी जमात के तौर पर उसने हिस्सा लिया, मगर उसके बाद एक इमरान खान की क़यादत में एक प्रेशर ग्रुप बन गया। कभी आप अदारों का घिराव करते हो, कभी आप पीटीवी पर हमला करते हो, कभी आप नेशनल असेंबली में। सारी पुरानी बातें हो गई। वो कहते हैं ना हम पीटीवी वालों में शामिल थे, उन्होंने कहा 2013 की जब सियासत थी, जब नहीं कुछ सुना तो हम सड़कों पे निकल आए। अब वो कहते हैं हम पुरम तरीके से जा रहे हैं, उनको तो लोगों ने कहा धरना दीजिए, वहां बैठ जाइए, कहते हैं नहीं बस जलसा करके आ जाएंगे। अच्छा, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। क्यों कि जब ये इन्होंने इस्लामाबाद मार्च किया उस वक्त भी कहते थे कि हम यहाँ तक जाएंगे, फिर उस अगले दिन वहां तक चले गए। उसके बाद पीटीवी या कौमी असम्बली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस पर हमलावर हो गए। इन्होंने अभी चंद दिन पहले लाहौर में एक मार्च किया, उसमें इन्होंने टाइम दिया कि हम 12 बजे तक इसको खत्म कर देंगे। जब 4 बंदे ज्यादा देख लिए तो इन्होंने कहा फजर तक हम जाएंगे, फिर वही बंदे कम हो गए तो उन्होंने 1 बजे उसको खत्म कर दिया। बात यह है एहतजाज करना, कायरा साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, जितनी मैंने सुनी है कि ये कह रहे हैं कि जनाब एहतजाज उस वक्त क्यों नहीं हुआ। भाई बात ये है कि एक गैर आइनी तरीके से जो एक मुंतखब हुकूमत तो नहीं थी, एक गैर आइनी तरीके से काबिज हुकूमत थी, उसके खिलाफ एहतजाज, अगर कायरा साहब को नहीं याद तो कायरा साहब ARD जो बनी उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, हजारों लोग गिरफ्तार हुए। और जो आप जिक्र कर रहे हो कि बेगम कुलसूम नवाज की गाड़ी को उठा लिया गया, तो इनकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सैकड़ों लोग जख्मी हुए। आप एक के सर की फटने की बात कर रहे हो, क्या ये मुनासिब है? ये सारी बातें करने के बाद क्या आप समझते हैं कि ये सही तरीकाकार है? एक वो तो चले जो करे, आप लोगों का डंडा बरदार फोर्स बना देना, यानी कि आप इंतशार को आपको नहीं लगता प्रोवोक कर रहे? अब मुझे 2 मिनट जरूर देंगी। बात यह है कि किसी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं है। तो फिर ज़हीन कादिर साहब क्या कर रहे हैं? ना मुझे बात तो करने दे। आप हुकूमत की तरफ से कहें या किसी और जानब से कहें, भाई आप एक तरफ देखें कश्मीर का एक जो काज है वो एक फैसला कुन मोड़ पे है, दहशतगर्दी आपकी फैसला कुन मोड़ पे आप खड़ी है, अक़वाम मुत्तहिदा में आपका प्राइम मिनिस्टर गया हुआ है, किस मौके पे आप क्या इंतशार पैदा कर रहे हैं? अब आ जाए ज़हीम की बात जो मैं या बाकी लोग आप जो अगर बात करेंगे लोगों को ये कहेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को ये कहेंगे
کہ جب نواز شریف آئے تھے اس وقت تو آپ رنگ باز کہاں تھے؟ مطلب الفاظ دیکھیں اس کے استعمال کرنے کے، جب یہ کہیں گے کہ میں پیٹوں گا، میرا سوال وہی ہے، پروگرام کا وقت مختصر ہے، کیا زعیم قادری صاحب، عابد شیر علی صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں حکومت جس کو جمہوری طریقوں کے مطابق چلنا چاہیے، آپ لوگ اپنا جو رسپانسبلٹی ہے کیا وہ پوری کر رہے ہیں؟ میری عرض تو سننے پھر آپ لوگ کس طرح سے تحریک انصاف پہ کرٹیسائز کریں کر لینی تھی. میں یہ آپ کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو ریاکشن ہوتا ہے. آپ ہزاروں لوگوں کو روک لیں مگر جب آپ اس طرح کی گفتگو لینگویج استعمال کریں گے، الفاظ استعمال کریں گے تو ریاکشن ہوگا. مگر اس کے باوجود بھی میں ہاتھ باندھ کے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو یہ گزارش ضرور کروں گا کہ خدا کے لیے یہی تو عمران خان چاہتا ہے کہ لاشیں گریں اور اس پر وہ سیاست کرے، تحمل سے بردباری کا مظاہرہ کرے. مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے ساتھ اگر کوئی سنجیدہ لوگ ہیں، جو کہ کچھ لوگ نظر آتے بھی ہیں، خدا کے لیے اس کو سمجھائیں کہ پاکستان میں اس طرح کی دہشت گردی جو کرنے جا رہے ہیں وہ کسی طور پر نہ ان کے لیے مناسب ہوگا، نہ پاکستانی قوم کے لیے، نہ ریاست کے لیے مناسب ہوگا. مگر اگر وہ کریں گے، میں تو ایک سیکنڈ میں یہ کہتا ہوں، آج بھی یہ کہوں گا اور ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے لیے کہ خدا کے لیے اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ بڑے کسی گراؤنڈ میں، کسی پارک میں، کسی اسٹیڈیم میں بندے کم ہوں گے، بندے ہم بھیج دیں گے. خدا کے لیے یہ روٹ چینج کر لیں، اس سے انتشار پیدا ہوگا، اس سے لڑائی ہوگی، اس سے لاشیں گریں گی. آپ نے سنا. اچھا مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن اندیپ جانے سے پہلے ایک بات جو کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، ایک بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جانے دیں، بیٹھیں، دھرنا دیں، جو مرضی کریں، واپس آ جائیں. لیکن دوسری جانب عابد شیر علی صاحب بھی ہے، زعیم قادری صاحب بھی ہے، اور پھر انہوں نے جو ایک اور بات کی، آپ لوگ جو وعدے کرتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، جہاں تک جانے کا کہتے ہیں وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں، پھر ان کو ریئیکشنری ہو کے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ان سب سوالات کا آپ سے جواب دیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، ہم واپس آئیں گے. اندیپ آپ کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. قمر زمان قاہرہ صاحب، انلیب عباس اور میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت جو سیاسی ٹیمپریچر جسے کہتے ہیں بار بار بڑھتا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں. انلیب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے یہ جو 25 تاریخ کی تاریخ دے رہے زعیم قادری صاحب، ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ لوگ ڈر جائیں گے یا آپ لوگ ڈرا دیں گے؟ اور کوئی اگر تصادم ہوتا ہے کون اس کی رسپانسبلٹی لے گا؟ میرین، میں چاہوں گی کہ مجھے بھی اتنا ہی موقع ملے جتنا میرے ساتھیوں کو ملا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاہرہ صاحب نے بڑی اچھی ایک ہسٹوریکل ان کا پرسپیکٹو بتایا. تو جب آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہو اور آپ کے خون کے اندر دہشت گردی ہو تو پھر آپ نہیں ہیلپ کر سکتے. ابھی آپ نے جو قادری صاحب کی دکھائی فوٹیج، اس کے بعد نہیں دکھایا آپ نے کہ انہوں نے کیا حشر کیا ڈنڈا بردار فورس نے جرنلسٹ کا، صحافیوں کا. وہ کوئی پی ٹی آئی کے بندے تھے، وہ کوئی ہمیں ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے وہاں دھاوا بول دیا. اور یہ کوئی پہلا موقع ہے جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. 2 عورتیں، ایک حاملہ عورت کو منہ پہ گولیاں ماری گئیں ان کے گھر جا کے، جب وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، جب وہ اللہ کی عبادت کر رہی تھیں. تو مجھے بتائیں وہ کوئی پی ٹی آئی تھا یا ان عورتوں نے کوئی ان کے خلاف کچھ کیا ہوا تھا؟ اور مجھے تیسری بات بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے، ان کو امریت جو ہے ان کی نس نس میں بھری ہوئی ہے، سب کچھ میں مانتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں جو سوال ہے ہمارا کہ رائے ونڈ کس کی جاگیر ہے؟ رائے ونڈ میں کیوں نہیں کوئی داخل ہو سکتا؟ رائے ونڈ کیوں نو گو ایریا؟ اور چوتھی بات جو ہے، یہ تو اپنے ڈنڈا بردار فورس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ان کے اپنے وزیر قانون جن کا نام ہے رانا ثناء اللہ، چودھری شیر علی خود کہتے ہیں کہ جی 20 لوگوں کے ٹارگٹ کلرز ہیں، اور انہوں نے آ کے ان کے نام بھی بتائیے جن کو کیا. اور ان کے اوپر ان کے گھروں میں جب رینجرز گئے ہیں فیصل آباد میں تو اشفاق چاچو جو ہے جو دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ جو جو چیزیں ان کے گھر سے نکلی ہیں، اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہے. اور 5ویں چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں، کل احسن اقبال نے کیا کہا ہے دانیال عزیز کے بارے میں؟ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ زبان استعمال کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اگر ہم ان کو موٹو گینگ کہتے ہیں تو کل احسن اقبال نے کیا کہا ہے؟ احسن اقبال نے کہا ہے کہ یہ بندہ ہر چیز بیچتا ہے، اس نے ووٹ بیچ کے
वहाँ आया और मुझे नवाज शरीफ साहब ने तो इसको दानियाल अजीज को टिकट नहीं देनी थी, मैंने कह के टिकट दिलवाई। ये मैं कह रही हूँ, ये पीटीआई कह रहा है, ये सारा कुछ पीटीआई कर रहा है। जब इनकी अपनी पार्टी इनके राज खोल रही है, इनके भांडे खोल रही है, और मरियम नवाज समझती है कि एक ट्वीट देके ये कह सकती है कि जी हम इनके पीछे नहीं है, ये तो खुद ही जोश में आ गए, जज्बात में आ गए। आज अगर वहाँ ज़हीम कादरी बैठ के उनको सबको लेके मीडिया के सामने उसने जो डंडा बरदारी की और जो मीडिया का हाल किया है, उसके बाद यहाँ मियां लतीफ बैठ के ये बात कर सकते हैं? इनको जो है, इनको शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला किया, इनको शर्म नहीं आती? इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली पे हमला किया, इनको शर्म नहीं आती कि इन्होंने एमएनए एमपीएस के घरों में जाके अटैक किया? इनको शर्म नहीं आती कि यहाँ बैठ के, क्या इनको मसला है रायवन जाने का? क्योंकि हम एहतसाब मांग रहे हैं। पता है कि हमने करप्शन के ऊपर एक मूवमेंट रन कर रहे हैं जिसपे पूरी दुनिया में भौचाल आ गया है। क्या कह रहे हैं हम? 4 सवाल पूछ रहे हैं इनसे, 4 सवालों का 6 महीने से जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पता है कि वो जो जाती उम्रा है और वो जो हाइड पार्क है, वन हाइड पार्क है, उस पे लोगों का खून चूस के इन्होंने वहां इनके बच्चे भी रखे हुए हैं और इनके सारी दौलत भी रखी हुई है। अगर हम इनको कह रहे हैं कि हम इन सवालों का जवाब दे दें, तो मुझे बताएं इसमें क्या मसला है? इसमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? कल जवाब दे दे, 4 ये पेपर्स ले आए तो हम सारा कुछ बंद कर दें। हम सवाल पूछ रहे हैं और ये डंडे लेके, गंडासे लेके, मौला जट बन के और इसके अलावा गुल्लू भट्ट बन के ये अगर आ गए हैं और बीच में आपको भी पीट रहे हैं, मीडिया को भी पीट रहे हैं, सबको पीट रहे हैं, तो फिर इसके अलावा ये क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये एक फासिस्ट जमात है, ये एक मिलिटेंट गैंग है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? आपकी ये बात अपनी जगह, आपकी ये बात अपनी जगह। आप लोग जिस तरह सवाल करते हैं कि जवाब दे, क्यों जवाब नहीं देते? दूसरे जो ममालिक है वहां पर जो लोग जवाब दे थे उन्होंने जवाब दिए, यहाँ पर ये चीज क्यों नहीं हो सकती? वो सवाल अपनी जगह दुरुस्त। लेकिन अभी अगर आ जाते हैं धरने और एहतजाज की तरफ, और आप जो कहते हैं कि हम लोग जाएंगे आराम से जाके करके वापस आ जाएंगे, किसी किस्म का इंतशार नहीं होगा, किसी किस्म का टकराव नहीं होगा, और इनकी तरफ से जो जिस तरह से डंडे उठा लिए गए तो आपकी तरफ से बल्ले उठा लिए गए, ये बताएं। वो कहते हैं कि आप लोग को जब एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, एक जगह मुतय्यन की जाती है, आप लोग उससे आगे आगे जाते जाते हैं और जो वादे वईद किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते, तो फिर इस दफा दोबारा उस तरह से होने का खदशा मौजूद है। आप लोग इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी है कि उधर से फिर और आगे चले जाएंगे, जिस तरह डी चौक तक चले गए, फिर और आगे, फिर घर के बाहर तक पहुंच जाएंगे? तो मैं तो एक बड़ा 6 महीने क्यों ये ऐसे, पहली दफा जब वजीर आजम ने कहा कि मैं पेश होऊंगा, 6 महीने पहले पेश हो जाते, 4 सवालों का जवाब दे देते, किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, किसी को भी। हमने जब 4 सीटों का कहा था तो हमने कहा था कि जी जवाब दे दें, खोल दें, तब भी इन्होंने कोई मानी नहीं। फिर हम हर जगह गए, हर इदारे पे गए, हम इलेक्शन कमीशन गए, सुप्रीम कोर्ट गए, असेंबलियों में गए। ये कायरा साहब जानते हैं कि कितनी देर हो गई है। इन्होंने पहले 6 तारीख का कहा, फिर 9 तारीख का कहा, फिर 11 तारीख का कहा, फिर भाग गए, अभी भी भाग गए अमेरिका। ये वो कौम है जो किराए के बंदे लेके उनको दे के टारगेट किलिंग करवाती है। और अभी भी आप देखना कि ये हमें कह रहे हैं, मैं धरने में थी, आपको याद है 4000 हमारे बच्चे इन्होंने वहां जेलों में डाल दिए। आपको याद है कि मैं जब उसको देने गई जूस, वहां बस पे चढ़ के पुलिस के इन्होंने बस चला दी और उसके बाद इन्होंने गुल्लू भट्ट फेंके और मुझे उठा के वहां नीचे फेंका, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 आपको लागू करता है। लेकिन हम इस बात कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है, और अभी पीटीआई जो है किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएगी, किस तरह से आप लोग पेशकदमी करेंगे, किसी किस्म का इंतजार नहीं होगा। बारी बारी आएंगे जावेद अख्तर साहब, आपकी रणनीति मौजूद है। हमारा तो कोई इरादा नहीं, हमारा इरादा कोई नहीं है कुछ करने का, आगे जाने का। हम पेशावर से हम रैली निकाल के आप लोगों का कोई इरादा नहीं। कायरा साहब, अनलीब ने अभी आपका बार बार जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आप भी इस बात को मानते हैं, इस हद तक ले जाया जाता है कि आखिर में ये धरने, एहतजाजी रैलियां, ये सब कुछ करनी पड़ती हैं। आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इत्तेफाक करती है। साथ देने का जब मौका आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी महदूद हो जाती है, अपने नजरियात के मुताबिक हो जाती है, उनके मुताबिक। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो तसादुम की सूरत हाल नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि कोई तसादुम बड़ा सामने आ जाएगा, कोई नुकसान हो सकता है? इसका नुकसान किसको होगा? पीपल्स पार्टी को, सॉरी नून लीग को होगा या पीटीआई को होगा? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी पीछे बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी असूली तौर पे इमरान खान की इस मूव के साथ है। पीपल्स पार्टी पनामा पेपर्स की तहकीकात चाहती है, शफाफ तहकीकात चाहती है, और यही इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ है, यही जॉइंट अपोजिशन का मौक़िफ़ है। जहाँ तक तो हम सब इकट्ठे हैं,
इस मामले में पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन ये क्योंकि पीटीआई का फैसला है, इमरान खान साहब ने अपनी जमात का इंडिविजुअल फैसला किया। आप मीडिया के दोस्तों को ये सवाल करते हुए सोचना चाहिए पहले कि आप क्या रहे हैं। आप या तो ये कहिए कि जॉइंट अपोजिशन का कोई फैसला था जो पीपल्स पार्टी ने ऑन नहीं किया, या ये फरमाइए कि हमारे फैसले अब इमरान खान साहब क्या करेंगे, या उनकी जमात के फैसले जरदारी साहब या बिलावल साहब क्या करेंगे। जमातों के फैसले तो जमातें खुद करती हैं। जब मुश्तरका फोरम से बैठ के फैसला होगा तो पीपल्स पार्टी 100% उसके साथ फिजिकली खड़ी होगी। अब उन्होंने अपना इंडिविजुअल फैसला किया है, उनका हक है। मैंने पहले कहा ना कि वो घर मियां नवाज शरीफ का घर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लोग आके एहतजाज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर। जब वहां जाके व्हाइट हाउस में लोग उसके घर के बाहर जाके हम करते हैं, प्रेसिडेंट अमेरिका के घर के बाहर एहतजाज, ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, वायलेंस से मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुस्लिम लीग को ये हथियार हमेशा इस्तेमाल करके फायदा हुआ वायलेंस का, और अब भी वो वायलेंस को एक हथियार के तौर पे करना चाहते हैं। वो मसल पार जो है, वो उल्लू बट्टों की पॉलिटिक्स जो है वो इस्तेमाल करके, और वो ड्रामे धमकाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कहना कि जी हमारे कारकुन हमारे काबू में नहीं होंगे, क्या हम कोई मरीख पे रहते हैं? और इनके थोड़ा अगर इसको समझा दें मुझे, क्योंकि समझ नहीं आई मुझे एक बात की। आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो कर रही है वो ठीक कर रही है, और वो जो कर रहे हैं उनको करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका एक अपना स्टैंड है, वो नहीं इनके साथ सड़कों पे निकल रहे या इनके साथ वहां पे नहीं जा रहे, तो ये एक आपका अपना मौकफ है। फिर दूसरी जानिब आप कहते हैं जिन फॉर्म्स में हमें बात करनी चाहिए उन फॉर्म्स पे आपकी बात सुनी भी नहीं जाती। एक मिनट रुकिए जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की हर मूव में इकट्ठी है। ये पीटीआई की मूव है, ये पीटीआई का फैसला है। पीटीआई के फैसले में पीटीआई के लोग जाएंगे, और अगर हमारी जमात को वो इनवाइट करते हैं तो हम देखेंगे कि हमने जाना है कि नहीं। लेकिन जब मुश्तरका अपोजिशन बैठ के फैसले करेगी तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। फिर हम इकट्ठे होंगे, फिर हम मोबिलाइज करके अपने कारकुनों को साथ लेके निकलेंगे, पीटीआई के बिल्कुल शाना बशाना होंगे। अभी भी हम इस रसूल के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप लोगों का ख्याल ये है कि हम इनके साथ क्यों नहीं निकल रहे, हम इनके साथ निकल रहे। ये नहीं हो सकता कि हमारे फैसले पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन जॉइंट अपोजिशन के फैसले जब होंगे तो वो यकीनन सब लोग उसको ऑन करें। ठीक है, मैं अब भी कहूँगा कि मुस्लिम लीग वालों को होश के नाखून लेने की जरूरत है। ये जो ताकत का मुजाहरा है, लोगों को आप वायलेंस की तरफ उकसा रहे हैं, इससे सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों अतराफ के कारकुन जो दोनों पार्टीज को नुकसान होगा। कमर जमान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अंदीब बरस और जावेद लतीफ साहब, आप साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक पर हम जाएंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चीचावतनी में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। टर्नआउट बहुत कम रहा, क्या पाकिस्तानी जमहूरियत से अब खाइफ होते जा रहे, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चीचावतनी में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या सिचुएशन है और वहाँ पे टर्नआउट कैसा रहा है, इस पे हम बात कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ज़रा बता दीजिएगा ओवरऑल किस तरह से रहा ये इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, और किसी पे कोई धांधली का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जा सकता, सिचुएशन क्या ओवरऑल? अजीब, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, इस वक्त गिनती जारी है, पोलिंग स्टेशनों के दरवाजे बंद हैं। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशनों के अंदर तैनात रहे हैं, और किसी भी जगह से 293 पोलिंग स्टेशन थे, किसी भी एक पोलिंग स्टेशन से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जहां पर लड़ाई झगड़ा या धांधली का कोई मामला हो। बहुत ही पुरसकून अंदाज से ये तमाम इलेक्शन हुआ है। आज सारा दिन पाक फौज की पूरी ब्रिगेड थी, इसके अलावा पुलिस के 2000 से ज़्यादा एहलकार इस हल्के में तैनात किए गए थे। कैंडिडेट्स खुद मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी देखा है कि किसी टर्नआउट काफ़ी कम रहा है, क्योंकि तकरीबन 3,40,000 करीब वोटर्स थे, लेकिन हमने देखा है कि तकरीबन 3 बजे तक बहुत कम वोटर्स बाहर निकले हैं।
इक्का दुक्का लोग मौजूद रहे, 3 बजे के बाद चले थे। अगले जो 2 घंटे थे तब चले। लोग बाहर निकले हैं और कुछ रश हुआ है वहाँ पर। जावेद साहब, टर्न आउट बहुत कम रहा है, क्या वजह, क्या लोग मुरीद पे से एतबार जो हट गए? यासिर मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। जी जावेद लतीफ साहब। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में आमतौर पर होता है ना, टर्नआउट कम लेकिन होता है, बहुत ही कम रहा। लेकिन ये क्योंकि शहरी इलाका ज़्यादा था और शहरी इलाकों में देहाती एरिया ज़्यादा हो तो उसमें टर्नआउट थोड़ा ज़्यादा होता है, देहाती शहरी एरिया में थोड़ा कम होता है। लेकिन वो ये पीपल्स पीटीआई की छोड़ी हुई सीट थी और सख्त मुकाबला होगा, और आपने खुद सुन लिया कि बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हो। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले ये तारीख नहीं है। आप सिंध का इलेक्शन हो, ज़िमनी कोई खैबर पख्तूनख्वा में, तो ऐसे ही आते हैं। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ अनदीप से भी जरा पूछे। अनदीप, आपको क्या लगता है, वापस आते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों टर्नआउट इतना कम रहा है? इसमें मेरीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगों का जो सिस्टम में बिलीफ है ना, उसमें एक तो ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियां लतीफ़ साहब के कम होता है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि हर इलेक्शन में आपको साफ धांधली नज़र आती है। अभी आप देखें वो जो गग्गू मंडी में इलेक्शन हुआ, आयशा जट जो हमारी बच्ची थी, उसको जनाब 1000 वोटों से उनका 51 था, इनका 50, और उसने वीडियो दिखाई है टीवी पे आप सब ने, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो खुद ठप्पे लगा रहा है, वो खुद ठप्पे लगा रहा है, वो सारी वीडियोस दिखाई है। उसके बावजूद आप देखें कि अगर कोई टस से मस नहीं हो रहे, लोगों के 5-5 साल के जो केसेस हैं वो अनदीप, चूंकि वक्त खत्म हो गया, जावेद लतीफ साहब कल इसी पे हम दोबारा बात करेंगे और आपसे करेंगे। और आपने जो कुछ जवाबात देने हैं, शायद आप कमर जमान कायरा साहब की बात का भी जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि वक्त मुख्तसर है, बहुत ही माजरत के साथ, मैंने ब्रेक से पहले जावेद लतीफ साहब से कहा था कि आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। नाज़रीन, मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा। जावेद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनदीप अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे और बदलते हुए सियासी मौसम पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।